सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम इस वीडियो पे एडीओ की क्लासेस लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ इस बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे जिससे आपको बहुत सहायता होने वाली है। तो इस वीडियो को एज अ ऑडियो बुक भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई भी काम करते हुए सुनते रहिएगा। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा और इससे आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। तो काम करते करते भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, एज अ ऑडियो बुक इसको सुन सकते हैं। जिनको एज अ वीडियो देखना है ये देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं सबको आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जिनको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे वो वीडियो की स्पीड कम करके देख लें, और जिनको मेरी स्पीड कम लगे वो वीडियो की स्पीड को ज़्यादा करके देख लें। जिससे आपको जो है रिकमेंडेड, जिनका जिनका जो जो जैसा क्षमता है वो उनके हिसाब से चलें। जिनकी क्षमता अच्छी है, जो अच्छे से स्पीड में भी देख सकते हैं, वो स्पीड में ही देखें, ताकि क्या होगा, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ग्रामीण विकास वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूँगा वीडियो उतना बना पाऊँ जितना में आपको समझ आ सके। ज़्यादा लंबा भी हो गया तो आप अपने हिसाब से काट छाट करके थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से ग्रामीण विकास की योजनाओं से। और लास्टली आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को कंटिन्यू रखना है तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए इकाई के 1 में देखते हैं यहाँ पे ग्रामीण विकास की योजनाओं के बारे में। इसमें जितने भी उद्देश्य हैं उसकी योजनाओं के पात्रता हो गई, सहायता की जानकारी हो गई, वो सब चीज़ें इसमें देखते जाएंगे। जैसे पहला योजना है आपका निदय नीलानार योजना। इस योजना का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव, योर गुड विलेज। ठीक है, इसकी घोषणा जो है आपको 15 फरवरी 2024 में देखने को मिलेगी। इसका उद्देश्य क्या है, जो राज्य शासन है ना वो चाहता है कि ऐसे गांव जो माओवादी प्रभावित हों, जिसमें 5 जिलों को चयनित किया गया, जैसे कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर। इसके 5 किलोमीटर के अंदर पे जहाँ पे क्या किया जाएगा, विकास कैंप या पुलिस कैंप लगाया जाएगा। उसके 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे पे आने वाले जितने माओवादी प्रभावित गांव है ना, उन तक ग्रामीण जो है जितने भी हैं उनको जो है सहायता प्रदान करने हेतु राज्य शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने के लिए इस योजना को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर का एरिया याद रखेंगे, 5 जिलों को चयनित किया गया है ये याद रखेंगे, और इसके लिए टोटल 14 कैंप बनाए गए हैं ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 14 कैंप बनाए गए हैं। अभी तक इसमें अनुपूरक बजट के रूप में यहाँ पे 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। तो टोटल 5 जिले, 8 विकास खंड और 45 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हैं। इन 45 ग्राम पंचायतों का 95 जो ग्राम है ना इसमें शामिल है। नेक्स्ट आते हैं दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। तो यहाँ पे देखिएगा भूमिहीन, भूमिहीन मतलब जिनके पास भूमि नहीं होती। कृषि मजदूर, कृषि मजदूर किसको बोला जाता है, ऐसे मजदूर जिनकी जो आय है, कुल आय का 50% केवल कृषि कार्य करने से ही प्राप्त हो। ठीक है, इनके पास भूमि नहीं होती लेकिन ये कृषि कार्य के द्वारा अपने पूरे जितने भी आय होती है, मान लो उनको 10,000 रुपये का आय होता है ना पूरे साल भर में, तो उसका 5,000 रुपये जो है उनको सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य करने से ही प्राप्त होता है। यानी मिनिमम 50% जो है उनका आय जो है कृषि कार्य से प्राप्त हो। इनके पास स्वयं का भूमि नहीं होता। इनसे बड़े जो होते हैं आपके सीमांत किसान होते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है, और उसके बाद आते हैं आपके मध्यम किसान। ऐसा करके हमको देखने को मिलेगा, हम लोग और बाद में इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है आपको 20 जनवरी 2025 को देखने को मिलती है। इसका उद्देश्य है जो भूमिहीन किसान जो है ना, मजदूर, कृषि मजदूर हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके स्वरूप उनको 10,000 प्रति वर्ष जो है दिया जाएगा। इसमें कौन शामिल हो गए, भूमिहीन परिवार जो होंगे, किसान जो होंगे वो शामिल होते हैं। परिवार है ना, मतलब पूरे परिवार के एक व्यक्ति को टारगेट लेके दिया जाता है। दूसरा वन उपज संग्राहक जो हो गए, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी सहित पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। तथा अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय के जो पुजारी, बैगा, गुनिया या मांझी होते हैं, उनके परिवार को भी इस योजना के रूप में शामिल
तहत शामिल किया गया है। तो इस योजना के तहत अभी तक राज्य में 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना 10,000 रुपये देने की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है, प्रदान की गई है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। तो इसमें युवाओं को शामिल किया गया है। किन युवाओं को? 15 ईयर टू 35 ईयर के एज के जितने भी युवा हैं उनको शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे 14 ईयर तक तो जो भी कार्य करते हैं वो बाल श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। 14 के बाद आ गया आपका 15 ईयर। ध्यान रखेंगे बुक में अगर या एग्ज़ाम में आपको 18 ईयर दे दिया, 18 टू 35 ईयर, तो ये गलत है ना, 15 टू 35 ईयर है। हमको लगता है कि 15 जो है कम उम्र है तो इसके नाम से इनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा है ना। बट यहाँ पे क्या है, इसका उद्देश्य देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 15 ईयर को क्यों शामिल किया गया है। तो ये संचालन जो है जनपद पंचायत के स्तर पे होता है, ब्लॉक लेवल पे ये जो है आपका जो है कार्य किया जाता है। इसमें युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में योजना यह लागू की गई है। इसकी पात्रता किसको होगी? 15 टू 35 ईयर के युवा वर्ग को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें क्या क्या प्रशिक्षण कार्य दिए जाते हैं? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, नशा मुक्ति। नशा मुक्ति जो है अभियान चलाया जाता है। तो नशा मुक्ति अभियान के तहत इसमें देखिए 15 ईयर को इसलिए ही शामिल यहाँ पे किया गया, तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए इसके और कार्य जो हैं इसमें देखते हैं कि ग्रामीण युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से लिए प्रोत्साहन किया जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह योजना है। अंधविश्वास या रूढ़िवादिता के प्रति जागरूकता के लिए भी यह योजना है। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए इनको क्या है, युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ आधुनिक कृषि तकनीक का प्रशिक्षण देकर कार्यशाला का आयोजन करके इनको प्रोत्साहित किया जाता है, इनको स्किल्ड डेवलप्ड किया जाता है। ठीक है, इनको स्किल्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपका मिनी स्टेडियम योजना। जिनको स्पीड ज़्यादा लगती है कम करके देख लेंगे, जिनको स्पीड ज़्यादा लग रही है वो और ज़्यादा करके जिनको कम लग रही है वो और स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभ इसका। तो मिनी स्टेडियम क्या है? मिनी स्टेडियम के लिए जो प्रावधान है इसमें क्या किया गया है कि 3 से 5 एकड़ की ज़मीन मुहैया कराई जाएगी। किनको? 3,000 या उससे अधिक रहवासी वाले जो ग्राम पंचायत है उनको, यानी 3,000 उनकी आबादी होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए वहाँ की आबादी, तो उनको 3 से 5 एकड़ ज़मीन मुहैया कराई जाएगी। इसका मेन उद्देश्य है कि ग्रामीणों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना। तो इसके लिए इनको मिनी स्टेडियम बना के दिया जाएगा। तो यह जनवरी 2025 तक देखते हैं इसमें। तो ये मिनी स्टेडियम वाली जो योजना थी ना, उसको मिनी स्टेडियम मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास की योजना के अंतर्गत पे शामिल कर लिया गया है। तो इसी के अनुशंसा के अनुसार पे जनवरी 2025 तक कुल 205 मिनी स्टेडियम जो है उनकी निर्माण की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट आते हैं आपका मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। पंचायतों के सशक्तिकरण यानी पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए, उनका एम्पावरमेंट करने के लिए यह योजना लाई गई है, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। यह 2015-16 में स्टार्ट हुआ था और इसमें जो त्रिस्तरीय पंचायत है ना, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए क्या किया जाता है, जिला स्तर पे प्रशिक्षण जो है सभी को प्रदान किए जाते हैं। तीनों स्तर को है ना, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, तीनों स्तरों को यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। तो इसी तौर पे देखते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत के जो पदाधिकारी होते हैं उनके मानदेय में भी वृद्धि की गई है, जो वर्तमान में अभी देखने को मिलता है। जिला पंचायत के स्तर पे देखेंगे तो जिला पंचायत के स्तर में जो सबसे बड़े होते हैं अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष और सदस्य उनके जो होते हैं। तो अध्यक्ष को मिलेगा 25,000 रुपये, उससे 10,000 कम उपाध्यक्ष को, और सदस्य जो उनके होंगे 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। नेक्स्ट लेवल आता है आपका जनपद पंचायत यानी ब्लॉक लेवल का जो स्तर है। इसमें जो अध्यक्ष रहेंगे उनको 10,000 रुपये, उपाध्यक्ष को 6,000 रुपये और उनके सदस्य जो होंगे उनको 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। वहीं ग्राम पंचायत में जो क्या बोलना चाहिए, हेड होते हैं आपके, अध्यक्ष बोल सकते हैं या सरपंच बोलते हैं जिनको, है ना, उनको 4,000 रुपये और जो उनके सदस्य होते हैं उनको सिर्फ 500 रुपये, यानी पंचों को 500 रुपये का मानदेय दिया जाता है। अब आते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि
गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूअस फोकस कर रहा है कि नवीनीकरण जो ऊर्जा संसाधन है उस पर फोकस कर रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से जो सौर ऊर्जा है ना उसको गांव-गांव तक एक छोटे छोटे लेवल में ही डेवलप करके कम से कम जो है ऊर्जा की पूर्ति जो है की जाए नवीनीकरण स्रोतों के रूप में। ठीक है, और अनवीनीकरण स्रोतों का यह क्या होगा, अल्टरनेट होगा। ठीक है, तो इसका प्रारंभ जो है 29 फरवरी 2024 को रिसेंट में ही एक साल पहले किया गया है। इसका उद्देश्य है कि घर घर में एक सौर ऊर्जा आधारित मुक्त बिजली योजना है एक्चुअल में, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि न्यूनतम न्यूनतम है ना 1 किलोवाट, 1 किलोवाट से कम का नहीं, 1 किलोवाट से अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता वाले सौर संयंत्रों की स्थापना की जानी है। तो न्यूनतम क्या है आपका 1 किलोवाट हो गया, और अधिकतम जो है आपका 500 किलोवाट तक की क्षमता का जो है सौर संयंत्र स्थापित किया जाना है। लेकिन इसका जो घरेलू जो रूफ टॉप वाला जो योजना है ना उसमें क्या करना है कि मार्च 2027 तक, ठीक है 4 सालों में, ये फरवरी हो गया, ये मार्च 2027 हो गया, 24 से 27 के बीच 4 सालों की जो ड्यूरेशन में है उसमें 5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पे रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। तो घर के ऊपर पे क्या है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट तक का जनरली लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या लाभ मिलेगा, 300 रुपये, 300 यूनिट तक की जो बिजली है ना वो मुफ्त यानी मुफ्त दी जाएगी। ठीक, इसके लिए अनुदान राशि भी प्रावधान में है। तो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, इसके लिए जैसे 1 किलोवाट के लिए 30,000, 2 किलोवाट के लिए 30,000 प्लस 30,000, यानी एक एक दो हो गया ना, तो 30 दूने 60,000 रुपये, और 3 किलोवाट के लिए 30 प्लस 30 प्लस, इस बार 30 नहीं होगा, ये जो है आपका 28 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 18। ठीक, तो जो तीसरा किलोवाट का जैसे ही 2 किलोवाट से ऊपर जाएंगे तो आपको 3 किलोवाट तक के संयंत्र के लिए 78,000, यानी 1 किलोवाट का हमने 1 लाख रुपए के संयंत्र लगवाया मान लीजिए, तो 30,000 रुपये हमको गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे देगी। तो 7,000 रुपये हमको, 70,000 रुपये हमको क्या होगा उसका खर्च पड़ेगा। 2 किलोवाट के लिए मान लीजिए 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और उसमें 60,000 वो खर्चा दे देगी, तो 140 में आपका हो जाएगा। वैसे ही 3 किलोवाट का लगाया तो आपको 78,000 रुपीज़ सब्सिडी दे देगी। साथ ही साथ 300 यूनिट जो आपको जो ग्रिड से ऑन ग्रिड हम लोग जो बिजली लेते हैं ना उसमें भी आपको 300 यूनिट तक का कोई चार्ज नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा योजना है ना, आप चाहें तो अपने घर पे लगवा लीजिएगा। अटल समरसता भवन, इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसमें क्या गरीबी रेखा वालों को शामिल किया गया है, कि एपीएल वालों को शामिल किया गया है, कि किसी आदिवासी क्षेत्रों को, अनुसूचित क्षेत्रों को शामिल किया गया, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए कोई भी, यानी कोई भी जो भी विद्युत उपभोक्ता हो यह योजना का लाभ ले सकता है। ठीक, चलिए इसका ये देखेंगे 1 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट तक का क्षमता का। ठीक है, और सब्सिडी मिलेगा सिर्फ 1, 2 या 3 किलोवाट तक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल समरसता भवन, समरसता भवन यानी भवन निर्माण करके देगा समरसता के लिए, कौन, गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो गांव-गांव में जो मेन कभी कभी बहुत बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, घरेलू कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, तो उसमें भवन उपलब्ध नहीं होता, तो गवर्नमेंट एक अच्छा सा बड़ा सा भवन बना के उनको देगी, जिसके लिए आबादी उनकी होनी चाहिए कम से कम 3,000 या उससे अधिक आबादी वाले गाँव में यह सुनिश्चित किया जाएगा। तो नवंबर 2024 तक लगभग 118 भवन की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 101 का निर्माण हुआ, 17 नहीं हो पाए, और उनके लिए लगभग 22.88 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो 2016-17 में यह अटल समरसता योजना जो है मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में शामिल कर दी गई, और जनवरी 2025 तक कुल 163 अटल समरसता भवन निर्माण की अनुशंसा की गई है। अनुशंसा मतलब जो है किया जाएगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि जितने भी गांव गली में जितने भी हैं ना उसके गली गली तक विद्युतीकरण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो 2014-15 में स्टार्ट किया गया था।
जितनी भी मूलभूत सुविधाएं ना उसको दृष्टिगत रखते हुए जितने भी इसका इसका उद्देश्य यही है कि गांव-गांव के गली गली तक में भी क्या हो, आपका विद्युतीकरण हो सके। इसका वित्त पोषण जो है कंप्लीटली 100% राज्य सरकार देगी। जितना भी खर्च होगा वो राज्य सरकार देगी। जो है राशि का ब्याज जो है उसको कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगा। ग्राम पंचायत को राशि दे दी गई गवर्नमेंट से, है ना, केंद्रीय सरकार से, और यह खर्च इसको करेगा। इसका क्रियान्वयन कौन करवाएगा? कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको कराएगा। अब आते हैं आपका जिला पंचायत। ध्यान रखेंगे, जिला पंचायत विकास निधि योजना जिला पंचायत के विकास के हेतु है ना। तो इसमें क्या किया गया है कि इस 2016-17 का ये योजना है, इसका उद्देश्य है कि जो जिला पंचायत लेवल पे जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, जितना भी क्षेत्र अंतर्गत जो पिछड़े हुए गांव हैं उनका विकास हो गया, जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो गया, जिला पंचायत के जितने भी विकास हेतु प्रतिनिधि जो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको और अच्छे से इस चीज़ों से जोड़ना और यह कार्य जो है और तेज़ी से कराना इसका मेन उद्देश्य है। इसका वित्त पोषण जो है राज्य शासन द्वारा जो है कंप्लीट दिया जाता है, 100% राज्य शासन को द्वारा दिया जाता है, जो जिला पंचायत के सीईओ को प्रदान किया जाता है। तो इसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष को कितनी राशि तक की अधिकतम जो स्वीकृति है वो क्या है, अधिकारिता है, वो है आपका 15 लाख रुपीज़। वहीं पे उपाध्यक्ष को 10 लाख रुपीज़ एंड वहाँ के जो सदस्य होंगे जिला पंचायत उनको सिर्फ 4 लाख रुपए तक का प्रावधान वहाँ पे है। वैसे ही जनपद पंचायत विकास निधि भी होती है, तो ये जो है उसके जस्ट एक साल बाद का है, 2017-18 का। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं जो जितने जनपद पंचायत में जो भी कार्य हैं उनकी सक्षमता को पूर्ण किया जाए, इसके लिए ये जो है उद्देश्य लाया गया है। इसमें जनपद पंचायत के अध्यक्ष को 5 लाख रुपीज़ तक का आपका जो है अधिकारिता दी गई है। वहीं 3 लाख रुपए तक का आपका उपाध्यक्ष और वहाँ के जो सदस्य होंगे जनपद पंचायत उनको 2 लाख तक की अधिकारिता मिली है। अब यहाँ देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था। इसमें देखिए इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए, अनाज व्यवस्था किसको? जरूरतमंदों को। क्या होता है जब 2012-13 का यह योजना है, इसका उद्देश्य है कि जब भी सूखाग्रस्त होगा तो वहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद होंगे उनको अनाज दिया जाएगा। कितना? 5 kg अनाज जो है दिया जाएगा, तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा जितने भी ज़रूरतमंद होंगे। इसका एक मेन आपका जो है क्या बोलना चाहिए, निश्चितता या फिर जो है मैंडेटरी जो चीज़ है वो है आपका 1 क्विंटल खाद्यान्न सदैव जो है आपकी ग्राम पंचायत में उपलब्ध होना, ये मैंडेटरी रिकमेंडेड है इस योजना के अंतर्गत। यानी 1 क्विंटल यानी 100 kg आपका जो है अनाज वहाँ पे हमेशा हमेशा उपलब्ध हो। इसकी सुनिश्चितता कौन करेगा कि कौन व्यक्ति उसके लिए क्या बोलना चाहिए ज़रूरतमंद है? तो वो सरपंच, उप सरपंच या पंच जो है प्रमाणीकृत कर सकता है और उनको तत्काल 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, सूखाग्रस्त के क्षेत्र में, है ना। स्वामी आत्मानंद वाचनालय में क्या होता है? वहाँ पे वाचन करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। तो इसमें ग्रामीण स्तर पे जो है जागरूकता पैदा करने के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनको ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए, शासकीय सेवाओं को उचित जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने आदि के लिए जो है यह व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भी यह योजना लाई गई है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे कि कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र का वहाँ पे उपलब्ध होना भी यहाँ पे इस प्रावधान में सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ने लिखना जितना जो भी चीज़ें हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये सब चीज़ों के लिए यहाँ उपलब्ध रहेगी। इसकी केवल ब्याज सीमा बहुत कम है, 7,000 रुपये है मात्र, है ना। लेकिन ये पहले 5,000 हुआ करती थी, अब वो जो है 7,000 बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र प्राधिकरण, यह जो है 2012 में जो है स्टार्ट की गई थी, फिर उसका पुनर्गठन किया गया जुलाई 2024 में। ठीक, तो इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचलों में जो त्वरित एवं सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गई है।
इसमें कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, तो ध्यान देंगे स्वास्थ्य से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, पेयजल से रिलेटेड। जो व्यक्ति ध्यान देंगे इसको चलिए याद कर लेते हैं। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य सेवाएं जो होंगी, तो स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता होती, ऐसा याद कीजिएगा। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति शिक्षा का अधिकार रखता है, तो उनको शिक्षित करने के लिए अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, सारा भवनों का निर्माण, उनका रख रखाव, लैब उपकरणों का क्रय, ठीक है, लैब सामग्रियों का क्रय, खेल सामग्रियों का क्रय, छात्रावास आश्रमों का जो रख रखाव इत्यादि के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो है पेयजल, ठीक है, सभी का स्वास्थ्य अच्छा कब रहेगा, जब पेयजल की सही उपलब्धता होगी। तो जल संरक्षण करना, लघु एवं सूक्ष्म योजनाएं इसमें शामिल होती हैं। जब जल उपलब्ध हो गया तो पशुओं को भी जल चाहिए। ठीक है, पशु आदि से क्या होगा, पशुओं को सेवाएं देने पड़ता है, तो चारा उत्पादन, पशु का टीकाकरण, गोबर खाद का निर्माण होना, कांजी हाउस का निर्माण। कांजी हाउस मतलब आवारा पशुओं को ना रखने का जो जेल होता है, समझिए वैसा सीधा। ठीक है, मतलब उनको बांध के रखने की जगह, गोठान वगैरह हो गया, उनका आदि का निर्माण करने की व्यवस्था। पशु जब रखोगे तो जैविक खाद उत्पन्न होगा, तो जैविक खाद बनाना, उसका उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अब गरीबी उन्मूलन भी करना होगा। ठीक है, पशु रख लिए, सब चीज़ रख लिए, तो अब कमाना भी तो पड़ेगा, तो गरीबी उन्मूलन यानी आय में वृद्धि करना। तो इसमें करने के लिए क्या करते हैं, जो लघु वन उपज हो गया, ठीक है, या जो भी चीज़ें आदि होती हैं, वहाँ खाद्य चीज़ें होती हैं, उद्यानिकी की चीज़ें होती हैं, इन सब में बढ़ावा देना, कोल्ड स्टोरेज, पौधा संस्करण संरक्षण संयंत्र। तो जो वन उपज होते हैं, लघु वन उपज या खाद्य उपज होते हैं, उनका प्रसंस्करण करना, यानी मान लीजिए आपने आम लिया, आम ले लिया आपने 1 रुपये, क्या बोलना चाहिए, 30 रुपये केजी में। ठीक है, तो आपको कितना मुनाफा हुआ होगा, मान के चलते हैं 5 रुपये या 10 रुपये का मुनाफा हुआ होगा। ठीक है, सब कॉस्ट लगा के। लेकिन इसी को जब अचार बना दिया जाए और 150 रुपीज़ केजी में बेचा जाए, तो आपको 50 रुपीज़ का मुनाफा होगा। तो आप सीधा कितना का मुनाफा हुआ, 10 से लेके 50 का मुनाफा हुआ। तो क्या हुआ, सेम चीज़ से आप जब 50 रुपये कमा सकते हैं, तो उसका प्रसंस्करण यानी उसको और डेवलप करके क्यों ना बेचें। तो इसी चीज़ों पे न ये चीज़ें सब आधारित हैं। जैसे चार होता है, चार वगैरह का जो चिरौंजी वगैरह निकलता है ना, चार जो है आपको बहुत आसानी से गांव में मिल जाएगा। लेकिन चार को जब बेचोगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 रुपये 30 रुपये केजी। लेकिन उससे चिरौंजी वगैरह निकाल के जब बेचोगे मार्केट में, तो 600 700 800 रुपये तक केजी का वो बिकता है। तो यही प्रसंस्करण हो गया। ठीक है, आंवला हो गया, बहुत आसानी से मुफ्त में भी मिल जाता है गाँव वगैरह में, तो उसको प्रसंस्कृत करके उसका अचार बना के, मुरब्बा बना के बेचो, ये सब चीज़ें है ना। कौशल उन्नयन, तो ये सब चीज़ डेवलपमेंट करने के लिए कौशल उन्नयन प्रोग्राम भी चलाया जाता है। सौर उपकरण का इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरातात्विक स्थल वगैरह हो गया, उन सब का देख रेख करना, रख रखाव, जो पुरातात्विक स्थल है उनका रख रखाव, जीर्णोद्धार, पर्यटन स्थल आदि का, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। स्वच्छता संबंधी कार्य तो होना ही चाहिए। और हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम्स, यानी हाथ से बने हुए जितने भी क्राफ्ट वर्क जो होते हैं, या हैंडलूम्स हाथ से बने हुए कपड़ों आदि के जो विकास के लिए भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता विकास योजना। नाम से सीधा स्पष्ट है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत है, उनकी संस्थाओं में क्षमता विकास करना, ठीक है, एफिशिएंसी डेवलप करना, जो 2016-17 में स्टार्ट की गई थी। यह एक राज्य पोषित योजना है, जो टोटल कौन देगा इसको, 100% जो है इसका जो वहन करेगा राज्य सरकार करेगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की जो 3 स्तरीय जो संस्था होती है ना, पंचायती राज संस्था, उसकी क्षमता में विकास करना है। पंचायत क्षेत्र में निर्मित भवनों आदि का अतिरिक्त कार्य जो होता है, सुविधा में वृद्धि, अधोसंरचना निर्माण, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों के लिए, अनुरक्षण आदि के कार्य के लिए यह योजना बेसिकली लाई गई है। नेक्स्ट आते हैं ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र। तो इसकी मुख्य भूमिका क्या है कि गाँव में जो है ना सड़क का निर्माण करना है। ठीक है, तो सड़क का निर्माण करने के जो एडीबी जो होती है ना आपकी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वह वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसकी सहायता से 5 राज्यों में जो है ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र की जो है स्थापना की गई है।
अब देखो गांव-गांव तक जो है नेटवर्क बनाने के लिए क्या किया गया है, बहुत सारे रोड आदि का निर्माण किया गया है, जो क्या किया जाता है उनका प्रशिक्षण का। तो अब देखो रोड बना दिया, वो सब चीज़ को कौन बनाता है, इंजीनियर्स बनाते हैं। उसका जो देख रेख करना, उसका रख रखाव या उसका निर्माण कार्य में जो स्किल डेवलपमेंट चाहिए, मतलब एक इंजीनियर को जो है क्या किया जाएगा, अनुसंधान केंद्र में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस तरीके से कम खर्च में अच्छा से अच्छा सड़क बनाया जा सके, और साथ ही साथ उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता की भी जांच करने के लिए राज्य स्तर पे जो है प्रशिक्षण जो संस्थान होते हैं उसका भी निर्माण किया गया है। तो देखियो ये जो है 2014 तक डॉक्टर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में संचालित होता था, लेकिन वर्तमान में यह ग्राम झांझ नया रायपुर में संचालित हो रहा है। उद्देश्य बताया है ना, सड़कों के निर्माण की उपयोगी गुणवत्ता व मजबूत सड़कें बनाने हेतु ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए अभियंताओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। निर्मित ग्रामीण सड़कों एवं अन्य परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, कम लागत वाली सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान कार्य करना। ये सड़क बनाने के पैसा नहीं दे रही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सड़कों को कैसे अच्छे से अच्छा कम से कम खर्च में बनाया जाए, उसका अनुसंधान करना, उसको डेवलप करना, उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह देना, ये सब चीज़ के लिए है ना। सूचना संचार कौशल के विकास हेतु आवश्यक प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाना, ठीक है। प्रशिक्षण वर्ड याद रखेंगे, है ना। यांत्रिक अभियंताओं एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित लोगों को प्रशिक्षित करना। सड़कों का निर्माण एवं उसमें प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के परीक्षण है, ठीक है, हेतु राज्य स्तर पर सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध कराना। अब आ गया मोस्ट अवेटेड महतारी बंधन योजना। भैया कितना मिलता है, 12,000 रुपीज़ पर एनम, ठीक है। ध्यान देंगे, ऐसी महिलाएं जिनका जो उम्र है 21 वर्ष हो चुका है, जो शादीशुदा हैं, जो विधवा हैं, जो तलाकशुदा हैं या परित्यक्ता महिला हैं, इसके लिए यह पात्र होती हैं। ध्यान रखेंगे कौन कौन सी महिला, विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो, ठीक है। महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए जो है कार्य किया गया है, ये योजना लाई गई है। 1 मार्च सन 2024 को यह योजना लाई गई थी तथा इसका प्रथम किस्त 10 मार्च सन 2024 को जो है दिया गया था, ठीक। कौन इसके लिए पात्र होगा, विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी हो। आवेदक जो है ना 1 जनवरी को जो है कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी सन 1 जनवरी की स्थिति में विवाहित महिला जो है 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी इसकी पात्र होंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें आयकर दाता जो महिला होगी वह इसके लिए क्या होंगी, उपयुक्त क्या बोल सकते हैं उसको, पात्र नहीं होती हैं, ठीक है, जो आयकर दाता होती हैं। अब इसके लिए क्या है, 12,000 रुपये की राशि आपके खाते में, मतलब उन महिलाओं के खाते में प्रदान की जाती है। वर्तमान सरकार द्वारा 3 फरवरी सन 2025 को अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना के स्व सहायता समूह के जितने भी लाभार्थी हैं उनको 2.5 लाख रुपए तक का जो है ऋण देने तथा निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने की भी घोषणा की गई है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं आपकी सामाजिक सहायता कार्यक्रम। सामाजिक सहायता में मतलब जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो, जो दूसरे पे निर्भर होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं। तो ये जो है 7 योजनाएं आप थोड़ा सा मुख्य रूप से याद रखेंगे। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, एक हो गया आपका वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन। वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना और मुख्यमंत्री पेंशन योजना। चलिए क्या क्या होते हैं इसको एक बार
देख लेते हैं। पहला देखते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किसको सुरक्षा दी जा रही है? ऐसे व्यक्ति को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता होगा, ठीक है, निःशक्त व्यक्ति हो तथा बौने व्यक्तियों को भी निःशक्तता की श्रेणी में लाया गया है, ठीक है। तो को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग प्रदान करना। पात्रता क्या होगी? बीपीएल होना चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, ठीक है। इनकी आयु जो है 6 to 17 ईयर वर्ग के निःशक्त बच्चे, जिनमें 6 से 14 वर्ष के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत नहीं हैं, उन्हें पात्रता नहीं है। ध्यान देंगे, 6 से 14 वर्ष के जो व्यक्ति, जो बच्चे जो हैं, अगर वो अध्ययनरत नहीं है तो इसके लिए पात्र नहीं होंगे निःशक्त व्यक्ति, ठीक है। जब वो 18 ईयर के हो जाएंगे या उनसे अधिक हो जाएंगे तो उनको सामान्य निःशक्त व्यक्ति कहा जाएगा, और जो सामान्य निःशक्त व्यक्ति होंगे उन या बौने व्यक्ति होंगे उनको पेंशन के रूप में 500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा संचालित योजना है, ठीक है। तो टोटल इसका जो है भार कौन उठाएगा? राज्य शासन उठाएगा। लाभान्वित जो है आपके आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2024-25 के अनुसार, ठीक है, वर्ष 2023-24 में 4,42,435 लाख हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सुखद सहारा योजना, ठीक है। तो किनको सहारा प्रदान किया जा रहा है यहाँ पे? सुखद सहारा, जो गरीबी रेखा के नीचे, जिसमें जितना भी आएगा ना, इसमें गरीबी रेखा से नीचे वाला ही आएगा, ध्यान रखेंगे। सामाजिक सहायता योजना में गरीबी रेखा से नीचे योजना मतलब जीवन यापन करने वाले कौन? विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसकी पात्रता कैसी होगी? बीपीएल होना चाहिए परिवार, ठीक है। 18 से 29 वर्ष की विधवा हो सकती है, या 18 वर्ष या अधिक वर्ष की परित्यक्ता महिला हो सकती है इसके लिए पात्र, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 14 ईयर का जो विधवा हो जाती हैं तो उसके लिए पात्र नहीं है। अब देखते हैं इसको क्या दिया जाता है। इनको 500 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है, उसमें भी 500 था, इसमें भी। विशेष क्या है? ये भी राज्य शासन द्वारा संचालित है 100%। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के वर्ष के अनुसार देखें तो 2,23,098 हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय, याद रखेंगे राष्ट्रीय यानी इसमें क्या है? केंद्र सरकार का जो है हस्तक्षेप होता है। तो वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो वृद्ध हो चुके हैं, जो 60 ईयर प्लस हो चुके हैं, उनको पेंशन दिया जाना है। किनको? गरीबी रेखा से नीचे, ध्यान रखेंगे। पहला चीज कब स्टार्ट किया गया? 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया, और छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ 1 अक्टूबर 1995 में हुआ है, ठीक है, जब वो मध्य प्रदेश शासन में ही सम्मिलित था, ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या है इसमें? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन जो वृद्धावस्था के हो गए हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कितना पैसा देता है इसमें भी? देखिए 500 रुपये देगा किसको? 60 से लेके 79 ईयर तक के ओल्ड्स को, ठीक है। और 79 से प्लस जैसे 80 हुए या उससे अधिक हुए तो 150 रुपये उसकी वृद्धि हो जाती है, ठीक। तो इसके लिए क्या है? 1 अप्रैल 2011 से बीपीएल के नीचे रहने वाले जो हैं 60 वर्ष से अधिक की उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको यह दी जाती है, ठीक है। इसका नाम परिवर्तन हो चुका है, ठीक है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी जो नाम इनका था ना, उनको हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से यह चल रहा है, किसी व्यक्तिगत नाम पे इसमें जो है नाम यहाँ पे नहीं जुड़ा है, या ऐसा करके याद रखेंगे, ठीक है। कब हटाया गया? 19 नवंबर 2007 को यह हटाया गया। अब देखिए इसमें राज्य शासन और केंद्र शासन का कैसा कैसा योगदान है। तो केंद्र देगा 200 रुपये और राज्य देगा 300 रुपये, यानी ये कितना कितना का रेशियो हो जाएगा आपका? 40-60 का ये रेशियो हो जा रहा है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे देखते हैं तो 500 रुपीज़ जो है केंद्र सरकार देगी और 150 रुपीज़ जो है राज्य सरकार यहाँ पे देगी। तो ये मान के चलते हैं यहाँ पे
केंद्र सरकार जो है 500 दे देंगी और 150 जो है राज्य सरकार दे देगी। इसमें टोटल अभी जो है 22-23 के अनुसार देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 6,60,966 हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं। अब देखो ये वृद्धावस्था हो गया, वहीं पे आपका निःशक्त जन के लिए पेंशन योजना देख लेते हैं। सेम वही बीपीएल का हो गया। इसमें क्राइटेरिया हो जाता है 18 ईयर टू 79 ईयर जो है क्राइटेरिया हो जाएगा। इसमें कितने गंभीर होना चाहिए निःशक्तता? अगर गंभीर निःशक्तता है 80% या बहुविकलांगता है 40% से प्लस, तब उनको 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 300 रुपये केंद्र, 200 रुपये राज्य। ठीक, गरीबी रेखा से नीचे ही ध्यान रखेंगे, है ना। और टोटल अभी तक 33,750 हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी हों तो प्रति माह 500 रुपये केंद्रीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, अभी तक केंद्र जो 300 दे रहा था, राज्य 200 दे रहा था। ठीक है, मान लो केंद्र जो है यह योजना लाई है 300 रुपये के लिए, तो राज्य उसमें और 200 रुपये ऐड करके दे दिया। लेकिन 80 वर्ष से अधिक होगा तो केवल केंद्र 500 रुपये दे रहा है, लेकिन अभी इसमें राज्य शासन कुछ ऐड कर रहा है या नहीं, वो राज्य शासन के ऊपर है। अब विधवा पेंशन योजना, इसमें भी गरीबी रेखा आप ध्यान रखेंगे वर्ष 2009 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसमें बीपीएल परिवार के जो 40 वर्ष या उससे अधिक की जो विधवा महिलाएं हैं उनको यह राशि प्रदान की जाएगी। देखिए अभी थोड़ा पीछे होते हैं, यहाँ देखिए सुखद सहारा योजना में वो विधवाएं जो 18 वर्ष से 39 वर्ष तक की जो विधवाएं उनको जो है बीपीएल परिवार की हैं, तो उनको सुखद सहारा योजना से जो है मिल जाएगा राशि 500 रुपये। लेकिन 39 के बाद जब 40 हो जाती हैं तो उनको कैसे होगा, तो उनको जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत, तो उनको देखो इसीलिए 40 ईयर्स से लेके 79 ईयर्स तक का दिया गया है। तो इनको भी क्या होगा, आपका 500 रुपये प्रति माह जो है दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार 300 रुपये, राज्य सरकार 200 रुपये। तो उपरोक्त तीनों योजनाएं जो है केंद्र सरकार की हैं, सभी योजनाओं में केवल बीपीएल परिवार जो है लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2024-25 के जो वर्ष 2022-23 में जो है 2,18,638 हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। जो राष्ट्रीय वर्ड जो हो गया, मतलब केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप हमको देखने को मिलता है, यानी केंद्र सरकार की योजना होती है। उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा से नीचे। अब देखो बीपीएल यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे, तो उनमें जो है जिनकी क्या है जीवन यापन करने में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, जिसकी कमाई से अधिकांश परिवार का गुजारा चलता है, तो ऐसे परिवार के वारिस या मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कैसी सहायता होगी, तो बीपीएल मुखिया स्त्री या पुरुष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता था, जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से कम हो, की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु हो जाने पे दिया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार दिया जाएगा, जो है 20,000 रुपये की सहायता राशि उनको एक मुश्त प्रदान की जाएगी। भारत सरकार द्वारा 100% जो है यह राशि 100% दी जा रही है। ठीक है, इसके अनुसार जो है 7,998 लगभग 8,000 हितग्राही जो है अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। अब आते हैं मुख्यमंत्री पेंशन योजना। यह योजना 2018 में स्टार्ट की गई थी। तो यह जो है मुख्यमंत्री वर्ड आ गया, मतलब कौन होगा, राज्य शासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। ठीक, तो अब देखिए इसके लिए कौन कौन पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, 60 वर्ष या अधिक आयु का वृद्ध होना चाहिए, 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरांत परित्यक्ता महिला इसमें शामिल हो सकती है। अब देखिए सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के सर्वेक्षण में इनका जो है वंचन जो है सूचकांक कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवार की सूची में होना चाहिए और इनको 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यह मुख्यमंत्री पेंशन योजना है। ठीक है, अन्य सामाजिक सहायता योजनाएं इसमें कौन कौन से हैं, जैसे श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। ठीक है, ये मुख्यमंत्री द्वारा यानी राज्य शासन द्वारा दी जा रही है, जो 29 फरवरी 2024 को रिसेंट वाली जो सरकार है उनके द्वारा दी जा रही है।
तो श्रम विभाग इसको देगा। ठीक है, श्रम मतलब श्रम विभाग। प्रावधान क्या है कि ऐसे पंजीकृत श्रमिक जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और कम से कम 10 वर्ष तक उनका जो है निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण हुआ रहा हो, तो उनके जीवन यापन की 1500 रुपये प्रति माह की जो है पेंशन उनको दी जाएगी। ऐसे पेंशनधारी श्रमिकों के मृत्यु हो जाने पे उनके आश्रितों को 750 रुपये मासिक जो पेंशन दिया जाएगा, उनके आश्रित को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा यानी खाद्यान्न से जुड़ा हुआ है। 2001 में यह चालू हुआ था। इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र तो हैं, किंतु वे वृद्ध अवस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। पात्र होना चाहिए, लेकिन योजना के अंतर्गत कुछ भी प्राप्त नहीं करें तो उनको प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा मुफ्त रूप में। ठीक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये हमको बैंक में जो देखने को मिलता है ना, 12 रुपये काट लेता है सालाना का, है ना, और मृत्यु हो जाने पे 2 लाख का इंश्योरेंस देगा, या विकलांगता पे, आंशिक विकलांगता पे 1 लाख रुपए देगा, वो वाला योजना है। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जो 9 मई 2015 से स्टार्ट हुआ है कोलकाता से। पहले 12 रुपये था, अब 20 रुपये वो हो चुका है जून 2022 से। कौन कौन एलिजिबल हैं, 18 to 70 ईयर के जो व्यक्ति हैं सभी एलिजिबल हैं। वहीं प्रधानमंत्री जो है जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना के अंतर्गत पे ये भी 9 मई जो है 2015 को स्थान कोलकाता स्टार्ट की गई थी। शुरुआत में 330 रुपये इसका प्रीमियम था, अभी जो है 436 रुपीज़ इसका प्रीमियम जून 2022 से हो गया है। इसमें भी 18 से लेकर 50 वर्ष आयु तक के सम्मिलित हैं। उसमें 70 ईयर था, इसमें 50 ईयर है। ठीक है, और ये जो है मृत्यु होने पे 2 लाख रुपए जो है LIC जो फंड करती है उसके द्वारा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जोड़ा मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार सम्मिलित है, ध्यान रखेंगे। 2009-10 में यह चालू किया गया था और छत्तीसगढ़ में 2015-16 में लागू हुआ है। तो जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है ना, नई दिल्ली भारत सरकार, उनके द्वारा मंत्रालय के द्वारा यह चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु किया जाना है। किनको लिए, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम। ठीक, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के लिए। तो केंद्र प्लस राज्य कैसा कैसा दे रहे हैं यहाँ पे, 50-50 यहाँ पे जो भी उनको सुविधा देने हैं, जो उनको जो भी प्राप्त दिया जाना है वो 50-50 देगा, मतलब केंद्र 50 देगा और राज्य 50 देगा। तो प्रथम चरण में जो शामिल ग्राम है, जैसे बेमेतरा जिले में 30 ग्राम को शामिल किया गया था, बलौदा बाजार में 40 ग्रामों को, जिला जांजगीर चांपा में 30 ग्रामों को और बिलासपुर जिले में 35 ग्रामों को इसमें शामिल किया गया था। तो इसी द्वितीय चरण में जो 2018-19 में शामिल ग्राम जो है लगभग 909 ग्राम का चयन किया गया है। 30-40 ये हो गया 90 और 3 चौक 12 13 135 था इसमें पहले, है ना। फिर अभी क्या है 909 ग्राम हो चुके हैं। किन के लिए, SC यानी अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के लिए यह योजना है। सरस्वती साइकिल योजना बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन बहुत फेमस है, ये मान के चलिएगा। ठीक है, तो ये 2004 में जो है वित्तीय योजना जो है वित्तीय वर्ष 2004-05 में स्टार्ट की गई थी, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो है लागू है। यह एक राज्य पोषित योजना है। ठीक है, तो राज्य जो है इसका पूरा भार उठाता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य एक्चुअल में क्या था कि 9th के बाद जो है मतलब 8 पास आउट होने के बाद जो है लड़कियां अक्सर जो है स्कूल नहीं जाती थी या उनको छोड़ा दिया जाता था। यह काफ़ी दूर होने के बाद कारण जो है हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी काफ़ी दूर होने के लिए उनको जाने में असुविधा होती थी, तो उनको साइकिल प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो कक्षा 9वीं की अनुसूचित जाति की लड़कियां या जनजाति की लड़कियां या गरीबी रेखा से नीचे के रहने वाली जितनी भी लड़कियां हैं, उन सभी छात्राओं को जो है शाला की तरफ से आवागमन की सुविधा हेतु साइकिल प्रदान किया जाएगा। ये बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए किया गया था और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए किया गया था। जैसे मिडिल स्कूल तक आपके आसपास में दिख जाता है, लेकिन हाई स्कूल हाई सेकेंडरी नहीं होता था, इसलिए ना साइकिल वगैरह भी नहीं होते थे, तो उनको प्रोत्साहित करने के साइकिल देके उनको मतलब क्या करना है,
शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। कक्षा 9वीं की जो अनुसूचित जाति की जो बालिकाएं हैं, जनजाति की बालिकाएं हैं, ये गरीबी रेखा की नीचे रहने वाली जो बालिकाएं हैं, उनको यह सुविधा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क साइकिल उनको दिया जाएगा। इनका चयन कौन करता है? तो उनके यहाँ जो प्रिंसिपल होते हैं, जो उनके प्राचार्य होते हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर या गरीबी रेखा के प्रमाण पत्र यानी कार्ड आधारित पे इनको जो है प्रमाणित या चयनित किया जाता है। 2023-24 के अनुसार देखते हैं कि 1,64,700 हितग्राही अभी तक ये लाभान्वित हो चुके हैं। अब आता है सुकन्या समृद्धि खाता जो है ये योजना। तो इसमें क्या है, जो भी बालिका जो जन्म लेती है उसके नाम से अगर आप खाता बनवाते हैं, 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत यह रखा गया था। तो इसमें क्या था, इसमें जो भी आप धनराशि जमा करेंगे तो उसका जो प्रतिशत था वो 9.1% वार्षिक ब्याज की दर से आपको लाभ प्राप्त होना है। और 2015-16 में यह बढ़ के 9.2% कर दी गई है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में भी इतना नहीं मिलता है ना, तो कम ज़्यादा होते रहता है ये, लेकिन ये फिक्स है। तो 9.1 पहले था और 9.2% जो है पर एनम जो है आपको इसमें जितना भी पैसा आप जमा करेंगे आपको उसके रिटर्न मिलेगा। अटल पेंशन योजना, ठीक है, ब्याज के तौर पे है ना। अटल पेंशन योजना, ये पेंशन योजना है, इसका उद्देश्य वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं लेकिन उन्हें निश्चित पेंशन प्राप्त नहीं होता, तो उनके लिए यह योजना लाई गई थी। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम भरना पड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे। 1,000 से लेकर 5,000 रुपये का व्यय करना होगा। और लाभार्थी को क्या मिलेगा कि अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति के नाम पे पेंशन या संचित निधि जो है उनको राशि का दावा कर सकते हैं वो लोग। ठीक, ध्यान रखेंगे उनकी मृत्यु होने पर। ठीक, यह पेंशन मृत्यु के उपरांत उनके जो परिजन होंगे उनको मिलेगा दावा करने पर। पात्रता कौन होगा, यह योजना केवल निम्न आय वर्ग के समूहों के लिए था, जैसे सुरक्षा गार्ड हो गया, वाहन चालक आदि ये हो गए। घरेलू कार्य में सहायता करने वाले लोगों के लिए था, जैसे आपके घर पे झाड़ू कूड़ा करने वाली जो माताएं आती हैं ना, बहनें आती हैं, उन सब के लिए ऐसा ये सब चीज़ें था। ठीक है, माली हो गए, आपके घर के काम साफ सफाई करने वाले हो गए, वो सब के लिए। दिव्यांग जनों के लिए जो है छात्रवृत्ति योजना। अब देखो, दिव्यांग जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना लाई गई थी। इस योजना के तहत जो पात्र कौन होंगे, जो प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक या महाविद्यालयीन स्तर पे, यानी मान के चलिए क्लास 1 to MA BA जो भी आपका UG PG, तो उनको छात्रवृत्ति के लिए कक्षा अनुसार 150 से 190 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए 100 रुपये प्रति माह वाचक भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो निःशक्तता जो जन होते हैं उनके विवाह के प्रोत्साहन के लिए एक और योजना लाई गई। इसमें क्या किया गया कि दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से यह लाया गया था। तो इनके लिए पात्र कौन होंगे, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, उनकी एज जो है 18 to 45 ईयर हो। ठीक है, महिला के लिए ध्यान रखेंगे 18 ईयर है ना, क्योंकि 18 ईयर के बाद ही महिला शादी कर सकती है, और पुरुष जहाँ पे हुआ तो 21 to 45। ओके, तो आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आते होंगे तब। अगर देखिए लाभार्थी के लोग क्या मिलेगा, अगर एक व्यक्ति दिव्यांग है, दोनों में अगर पीयर बनता है, दोनों जो है शादी करते हैं, आपस में विवाह करते हैं, तो अगर उनमें से दो में से एक जो है आपका एक विकलांग है तो सिर्फ 50,000 रुपीज़, और दोनों हैं तो 1 लाख रुपीज़, यानी 50 + 50 जो है वर वधु को जो है दिव्यांग होने के रूप में जो है सहायता के रूप में उनको प्रदान की जाएगी। निःशक्त सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ऐसे व्यक्ति जो निःशक्त हैं लेकिन सिविल सेवा में बहुत ज़्यादा मेधावी होने के कारण उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो है कुछ धनराशि प्रदान की जाती है। तो उनको प्रारंभिक परीक्षा जो प्री होता है ना, आपका CGPSC प्री होता है मान लीजिए, है ना, तो वो क्या है उसमें क्या होते हैं, वो पास आउट हो जाते हैं प्री, तो उनको 20,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। किन के लिए, निःशक्त के लिए, ध्यान रखेंगे। मुख्य परीक्षा में पास होने पे 30,000 रुपीज़, एंड संघ या लक्ष्य छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयनित होने पे 50,000 रुपीज़ का एक मुश्त उनको धनराशि दिया जाएगा। ठीक,
चलिए, चिराग परियोजना। चिराग परियोजना, चिराग का जो फुल फॉर्म है ये होता है आपका सीजी छत्तीसगढ़ जो है इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। ठीक है, चिराग योजना। तो क्या है, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए ये जो योजना है वो लाई गई थी, जो 24 नवंबर सन 2021 में लाई गई है जिले के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। तो 730 करोड़ रुपए का जो विश्व बैंक द्वारा इसको फंडेड किया गया है और 15 जिलों एवं 27 विकास खंडों में यह शामिल किया गया है। तो चिराग परियोजना के अंतर्गत कृषि के जो साथ साथ जो है पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, कुक्कुट पालन, मशरूम उत्पाद, अन्य अमूल्य आय मूल्यक जो गतिविधि हैं उनके क्रियान्वयन के लिए यह योजना लाई गई है। छत्तीसगढ़ ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, यह क्या किया, इसका शिलान्यास कब हुआ है, 24 अक्टूबर सन 2001 को मनमोहन सिंह जी के द्वारा हुआ है और इनका उद्घाटन जो है 30 अप्रैल सन 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे, निमोरा, रायपुर में। तो इस मिशन का जो उद्देश्य क्या था कि समावेशी एवं संवहनीय विकास के लिए एक नए उपयोगी ज्ञान का सृजन करना एवं करते हुए संस्थान को एक विश्व स्तरीय उत्कृष्ट ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करना। यानी कुल मिला के क्या है, जो अच्छे अच्छे जो शोध आदि के लिए जैसे संस्थाएं वगैरह होती हैं वो सब चीज़ का डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो शासकीय शासन या ग्रामीण विकास या नगरीय निकाय के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, शोध, सलाह आदि के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में यह कार्य करता है। कुल मिला के जो है ये क्या करता है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसा काम यहाँ पे होता है। तो स्थानीय शासन में सुधार लाने के लिए ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को आदर्श निर्माण आदि के लिए क्रियान्वयन सहायता योजना सहायता प्रदान करना, मतलब कुल मिला के रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ना, उसके लिए ये जो संस्थान है कार्य करती है। और उसके अनुसार वो जो स्थानीय शासन हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, उस सभी नगरीय निकाय हो गया, उनके सब में प्रशिक्षण देना, उनको सलाह देना, उनमें क्या करना, ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करना ताकि आप और अच्छा कैसे काम कर सकें। इन सब चीज़ के लिए यह जो ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान है वह कार्य करती है। सभी प्रतिनिधियों को जो है क्या किया जाता है, इस सब चीज़ योजनाओं को बताया जाता है, साथ ही साथ आप कैसे उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको कैसे अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और उनसे कैसे ये जो चीज़ें हैं चल रही हैं उनसे कैसा आउटपुट आ रहा है, उस सब चीज़ को देखते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करती है ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान। अब ये इकाई दो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ये काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आगे नई नई वीडियोस लाते रहूं। ठीक है, वही चीज़ आप कमेंट तो कीजिएगा, साथ ही साथ जिनको वीडियो का स्पीड कम लग रहा है वो ज़्यादा कर लेंगे, जिनको ज़्यादा लग रहा है वो कम करके देख लेंगे। इससे आप अपने क्षमता के अनुसार इस चीज़ों को देख सकते हैं। जितना ज़्यादा स्पीड हो सके उतने में देखिए ताकि आपको जो है चीज़ें जो है कम समय में याद हो जाएं और कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप प्राप्त कर सकें। तो सभी को जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।